नमस्कार, आप सबों का स्वागत है द फोकस आईएएस में और मैं आपका दोस्त समीर फिर आज करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं आपके सामने। तो आज हम लोग मार्च 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर भी आप लोगों को देनी है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए किस 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 कोर्स के किस सब्जेक्ट का कोर्स करना है आपको, आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ फीस और मोबाइल नंबर क्या है। गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो समीर सर आसाम करके आपको मिल जाएगा मेरा मोबाइल नंबर, मेरे पेज पे भी मोबाइल नंबर है। फिर बताता हूँ 7578013139। ओके, तो जल्दी से आ जाइए, यहाँ पे फिर और बहुत बातें डिस्कस होंगी। गुड इवनिंग चुनफी। और एक और वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बड़ा अच्छा वैकेंसी आया है और इस वैकेंसी में पिछले साल मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया, मेरे बच्चों ने 50 बच्चों का मुझे बैच मिला था सीआरपीएफ की तरफ से, और उस 50 बच्चों में से 39 का सिलेक्शन हुआ था। 39, सोच लो, 50 आउट ऑफ 50 39 सिलेक्शन हुआ। किसी कारण से उसमें से 6 बच्चों का मेडिकल नहीं हो पाया, मेडिकली वो अनफिट नहीं कर पाया, बट 33 ने ज्वाइन किया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है 2018 का जो एसएससी आया था उसका। और फिर वो वैकेंसी कल आ चुकी है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे हम इस चीज़ को। बट उसके पहले आइए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है आज का। द 10th एडिशन ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो आई है, आप बताना है इसमें 3222 28 बिलियंस है, ठीक है ना, और जिसमें 28 कंपनीज है 68 कंट्रीज से। आप बताना है कि इंडिया से जो व्यक्ति इसमें किसी रैंक पे है, जो पहले स्थान पे, एक्चुअली जो पहले स्थान पे है इंडिया से, ठीक है ना, उस व्यक्ति का रैंक जो है वो क्या है। कहने का मतलब कि एनी इंडियन, किसी भी इंडियन का इस लिस्ट में जो रैंक है आपको वो रैंक बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे बड़ा इजी है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, जो रईसों की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में इंडिया से जो व्यक्ति है उनका रैंकिंग क्या है। जल्दी, जो व्यक्ति इंडिया से हैं उनकी रैंकिंग। गुड इवनिंग रूबी जी, रणवीर वर्मा। चलो तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लोगों को शेयर कीजिए एक बार कि सभी आ जाए। बहुत सारे बच्चे भी नहीं पहुंचे हैं, आज तो टाइम पे शुरू कर दिया मैंने, और आज ऑयल का क्लास नहीं ले पाया कारण कि आज ऑयल कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, बट सर शायद संडे को क्लास लेके बोल चुके थे, मुझे आइडिया नहीं था। तो ऑयल क्लास जो होगा कल होगा, और कल हमारा एक मैराथन क्लास होगा दिन में। मैराथन क्लास की 2.5-3 घंटे में
क्वेश्चंस रीजनिंग के, मैथ के सॉल्व करते रहूंगा आप लोगों के लिए। जो भी बच्चों ने मुझे भेजा है मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक मैराथन क्लास होगा कल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दिन में। तो संडे जो है वो मेरे साथ बिताइए, बहुत सारी बातें भी हम लोग करेंगे, कंपटीशन कैसे क्रैक किया जाता है, इन सब चीजों पे हम लोग बातें भी करेंगे, ठीक है। अभी इस सवाल का जवाब, द 10th edition of Hurun Global Rich List 2021 was released which rank, ठीक है ना। इंडिया से जो व्यक्ति हैं उनका रैंक क्या है, ओके। जो पर्सन इंडिया से है उनका रैंक क्या है, जल्दी से फास्ट। एक सवाल का आंसर मेरे पास केवल आया है, बट और सवाल का आंसर चाहिए मुझे। एक सवाल का आंसर आया है और देखते हैं क्या है, वो सही है या गलत है, आइडिया तो नहीं है, बट देखते हैं। चलिए देखते हैं। टाइम बेटा दिन में देखते हैं, कभी भी जब फ्री मिल जाए तब उसको स्टार्ट कर दूंगा मैं, ओके। आइए देखते हैं आंसर। हमारे अंबानी भाई साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है एंड जो इनका रैंक है वो 8th रैंक है। रणवीर बिल्कुल सही जवाब है, 8th रैंक है। मुकेश अंबानी है हमारे देश की आन बान शान, तो बहुत ही अच्छा रैंक इनका है, बहुत ही अच्छा पोजीशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मैं दे रहा हूं आपके सामने। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। अमेरिका का ये अवार्ड है, तो अमेरिका के फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है, ओके। आपको बताना है बेटा कि किस टीवी सीरीज ने, ठीक है ना, इस अवार्ड सेरेमनी में 2021 में हुई थी, इसमें हाईएस्ट अवार्ड 4 अवार्ड जीते हैं। जो हाईएस्ट 4 अवार्ड है वो अवार्ड जीते हैं। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 was held to recognize excellence in film, both American and international, दोनों के लिए होता है, अमेरिकन के लिए भी होता है, इंटरनेशनल के लिए भी होता है। आपको बताना है कि किस अमेरिकन या इंटरनेशनल टीवी सीरीज ने हाईएस्ट 4 अवार्ड जीते हैं। चलिए मेक की करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए इसके आंसर। करंट अफेयर्स, क्या जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स देखा होगा उनको, हाँ मार्च का है बेटा। मैं मार्च, आज जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें मार्च का ही क्वेश्चन है, सारे मार्च के ही क्वेश्चन है बेटा, चुनफी मार्च का ही क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे दो, कोई आइडिया नहीं। नो आइडिया सुरेश सिंह, नो आइडिया, क्योंकि सुरेश सिंह हमारे स्टूडेंट है और इन्होंने रिसेंटली एक नया बिजनेस शुरू किया है रेस्टोरेंट का, और होम डिलीवरी भी है। तो सुरेश जी, चलिए पता था। चूंकि थोड़ा सा देखिए, एक्चुअल में क्या है, हम लोग ना न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, बहुत गंदी बात है हम लोग के अंदर कि हम लोग ना न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं। हम लोग को चाहिए कि न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ें। ये मार्च का करंट अफेयर्स है। गेम्स ऑफ थ्रोन नोमाड लैंड, नहीं बेटा नोमाड लैंड तो नहीं है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया टीवी सीरीज, ठीक है ना। बहुत, क्योंकि क्या है ना, टीवी सीरीज के बारे में लोग कम समझते हैं, लेकिन आज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, यहाँ टीवी सीरीज ज्यादा चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आइए देखते हैं, द राइट आंसर इज द क्राउन। द क्राउन जो है वो राइट आंसर है। एंड द टेलीविजन सीरीज ड्रामा, ये ड्रामा कैटेगरी में आ रही है। द क्राउन इस
इसमें 4 अवार्ड जीते हैं, 4 अवार्ड जीते हैं। फ्रेंड्स इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज क्राउन, द क्राउन। ओके नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेरिटेज फाउंडेशन अ यूएस कन्वर्सिव थिंक टैंक रिसेंटली लॉन्च द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। याद रखिएगा यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताता हूं, इंडिया का थिंक टैंक का नाम बताइए मुझे, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन को थिंक टैंक बोला जाता है? इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन को थिंक टैंक बोला जाता है? ठीक है ना, ये यूएस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन को थिंक टैंक बोला जाता है? फिर आगे क्वेश्चन पे आऊंगा, अभी पहले बताइए कि इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन को थिंक टैंक बोला जाता है, जल्दी। आपका क्लास नहीं चल रहा है यूपीएससी वाला? चलिए, इंडिया में नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताना है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? जल्दी, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? और ये याद रखिएगा, इंडिया का थिंक टैंक जो है वो नीति आयोग को बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इंडियन थिंक टैंक तो हम लोग नीति आयोग को बोलते हैं, ठीक है। चलो आप बताइए कि द हेरिटेज फाउंडेशन यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक रिसेंटली लॉन्च द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो भैया यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक। पहला सवाल आपका ये मिल गया। आपके पास उसके बाद है कि ये 184 कंट्री में इस साल रेडी किया गया, 184 कंट्री के बीच में, और इसका जो टेन्योर होता है वो जून टू जुलाई होता है, सॉरी जुलाई टू जून होता है इसका टेन्योर, ये याद रखना है। अब इसमें इंडिया का रैंक क्या है ये सवाल है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया है 26, रणवीर ने आंसर दिया है 26। सिंगापुर नंबर 1 है, वेरी गुड, सही है रणवीर, सिंगापुर जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। प्रणव ने 41 दिया, 41, 26, दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। और लोगों का आंसर चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, जल्दी फास्ट। फिर हम लोग देखते हैं, आइए। फर्स्ट लग रहा है कि टफ सवाल है, बेसिकली मार्च का ये करंट अफेयर्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्च के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, तो मार्च का ही करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए आया है। आइए, द राइट आंसर इज 121 ग्लोबली और 26 इन द एशिया पैसिफिक। रणवीर आपने जो आंसर दिया था 26 वो एशिया पैसिफिक के लिए है, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज है ना उसके लिए है आपका 26। लेकिन अगर ग्लोबली देखो, पूरे वर्ल्ड में देखो तो 121वां रैंक है हम लोग का, ठीक है। और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, तो ये आपने बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। तो तीन चीजें याद, इसमें इससे 5-6 क्वेश्चन आपके बोल रहे हैं एग्जाम्स के लिए। पहला कि यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करती है। दूसरा जो है इसमें इंडिया का रैंक जो है ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में 121 है, इसमें एशिया पैसिफिक में इसका रैंक 26 है, ओके। और सिंगापुर जो है वो नंबर है। देन दीस आर द सम क्वेश्चंस। चलिए, अच्छा 26 बेटा एशिया पैसिफिक में है, यहां पे देखो इस चीज को समझो, 26 जो है वो एशिया पैसिफिक में, लेकिन वर्ल्ड में रैंक 121 पोजीशन पे आउट ऑफ 184 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, a state government event has been organized in the month of March 2021 to mark 91st anniversary of which freedom movement? किस फ्रीडम मूवमेंट के 91वें जन्मदिन पे, याद रखिएगा, किस फ्रीडम मूवमेंट के 91वें जन्म दिवस पे ये आपका आजादी का अमृत महोत्सव एक स्टेट गवर्नमेंट इवेंट सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। मोदी साहब थे इसके चीफ गेस्ट, तो बताना है आपको। आजादी का अमृत महोत्सव
एक स्टेट गवर्नमेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, बताऊंगा बाद में। एक इंडिया के किसी स्टेट ने मार्च 2021 में, ठीक है ना, 91st एनिवर्सरी जो है मनाया है किस फ्रीडम मूवमेंट का मतलब। चलो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। बहुत ही फेमस मूवमेंट है ये। राहुल का आंसर आया, रणवीर का आंसर आया, और लोगों से आंसर चाहिए। बड़ा कॉमन सवाल है और मजेदार सवाल, आपके एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल ऐसे इस तरह के सवाल जो है तो आते रहेंगे, ठीक है। और अगर एक बार आप लोग शेयर कर देते हो तो यार दिल को खुशी मिल जाएगी कि हाँ बच्चों ने शेयर कर दिया। तो अगर शेयर करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन करोगे तो थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि हाँ चलो बच्चे जो है वो शेयर कर रहे हैं। दांडी मार्च, दांडी मार्च आंसर आ रहा है, दांडी मार्च। आइए देखते हैं, द राइट आंसर इज दांडी मार्च, बिल्कुल सही। दांडी मार्च जो है 75वें इंडिपेंडेंस के 75वें साल पे ये सेलिब्रेट किया गया है दांडी मार्च, और 91st एनिवर्सरी है। दांडी मार्च जो है वो एक्चुअल में आपको 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का जो टेन्योर था ना 2030 में, ठीक है ना, सॉरी 1930 में, ठीक है ना, इसमें इसको मनाया गया था। दैट मींस इस समय ये जर्नी की थी जिसमें क्या था, नमक के कानून को लेकर, नमक के कानून को लेकर कि नमक का जो कानून था उसके लिए गांधी जी ने ये लंबा जो जर्नी है वो किया था 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या रखिएगा। अच्छा, इसको गुजरात सरकार ने बनाया था, ये भी जान लीजिए, इसको गुजरात सरकार ने बनाया था। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद गुजरात में बनाया था 12 मार्च को। हमारे मोदी साहब जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और दांडी मार्च के नाम से जो 12 मार्च 5 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक सेलिब्रेट किया गया था। आई ग्रेमी अवार्ड रिलेटेड विद विच सेक्टर, किस सेक्टर में ग्रेमी अवार्ड है वो दिया जाता है, किस सेक्टर में ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए, ग्रेमी अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है। जल्दी, ग्रेमी अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चलिए जल्दी से बताइए, ग्रेमी अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है। देखिए ये फ्री सेवा हम लोग दे रहे हैं, तो इसके लिए एक सपोर्ट आपसे मांग रहे हैं कि आप मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, और लेकिन थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, दिल को खुशी मिलेगी कि हाँ चलो बच्चे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। चलो आंसर म्यूजिक इंडस्ट्रीज, म्यूजिक सॉन्ग, गाना, सही है बेटा। म्यूजिक इंडस्ट्रीज के दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रामोफोन दिया जाता है बेसिकली, और द राइट आंसर इज म्यूजिक। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड इन
एसमीज लैंग्वेज। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो 20 लैंग्वेज में दी जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साहित्य, अगर हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो 20 लैंग्वेज के लिटरेचर्स के लिए दी जाती है, ठीक है ना। आपको बताना है कि एसमीज लैंग्वेज का विनर इस साल का कौन है। फिल्म नहीं है बेटा, मामूली फिल्म नहीं है, आपको म्यूजिक है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो आपको बताना है किस एसमीज को इस साल साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। जल्दी। अजीत जी क्या आंसर आ गया है? अच्छा, आपको बताना ना किस फील्ड में भी दिया गया, ये बताइए। जब नाम बता रहे हैं तो फील्ड बता दीजिए कि किस फील्ड में दिया जा रहा है। कविता के लिए या नोवेल के लिए या फिर आपका ये क्या उसको बोलते हैं स्टोरी के लिए, किस फील्ड में दिया जा रहा है? बुक, बुक। अपूर्व कुमार सैकिया सही आंसर है। लिटरेचर बेटा, साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के लिए मिलता ही है इसमें। यस, वेरी गुड, अजीत जी सही है। ऑथर नहीं, जैसे कि इनकी एक बुक आई थी क्या, बैंक सत्ता। बैंक सत्ता है क्या, बैंक सत्ता शायद बुक का नाम है। इसके लिए इनको मिला था, ठीक है ना। ये शख्स है जिनको मिला है। एंड अपूर्व कुमार सैकिया बैंक सत्ता, शॉर्ट स्टोरी की ये बुक है इनकी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने सही जवाब दिया, अपूर्व कुमार सैकिया बिल्कुल सही आंसर। जो शॉर्ट स्टोरी जिसके लिए उनको मिला है उसका नाम है बैंक सत्ता। इस शॉर्ट स्टोरी के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द। अच्छा, जो बच्चे एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? साहित्य अकादमी अवार्ड 20 लैंग्वेज लिटरेचर के दिया जाता है। पहला, आसाम में अपूर्व कुमार सैकिया को दिया गया। दूसरा, तीसरा उनके बैंक सत्ता शॉर्ट स्टोरीज को दिया गया। तो जो बच्चे एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। The 67th National Film Award are currently being announced in New Delhi. Comes under Ministry of Information and Broadcasting. Who is the winner of the Best Actor Male? जो नेशनल 67 जो भी फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं ना बेटा, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। 67 जो जिसको 2019 में आना चाहिए था, बेसिकली ये 2019 के लिए है, ठीक है। 2019 के मूवीज के लिए ये दिया गया 67 जो दिया गया, ठीक। तो आपको बताना है कि बेस्ट, हु इज द विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर मेल। बेस्ट एक्टर मेल का विनर किसको दिया गया? चलिए, बेस्ट एक्टर ऑफ द मेल का प्राइज किसको दिया गया है? मुझे लगा ना आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, कसम से कहता हूं, दिल टूट जाता है जब तुम लोगों से। बेस्ट एक्टर मेल, जल्दी। आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या जी? आज नेट इश्यू हो सकता है बेटा, रोगी कोई दिक्कत नहीं है। The 67th National Film Fair Award is currently being
announced in New Delhi comes under Ministry of Information and Broadcasting. Who is the winner of the Best Actor Male? चलो हाँ वो थोड़ा सा नेट का इशू होगा तब। ओके चलिए, तो आंसर आ रहे हैं लगभग आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। ज्वाइंटली दिया गया है दो आदमी को। द फर्स्ट वन इज मनोज वाजपेयी फॉर दियर फिल्म भोसले। भोसले बेसिकली क्या है, आपको ये माइग्रेशन को लेके, दैट मीन्स कि एक बिहारी और मराठी इस कम्युनिटी को लेके मूवी बनाई गई है भोसले, जिसमें चाल का कहानी है बेसिकली। और द सेकेंड वन इज अशुरल, तमिल मूवी है। तो एक तो मनोज वाजपेयी साहब हो गया बिल्कुल सही, एंड द सेकेंड वन इज धनुष। इन दोनों को ज्वाइंटली दिया गया है, ठीक है ना, दो बंदों को ज्वाइंटली दिया गया है। वेरी गुड, ज्वाइंटली दिया गया है वाजपेयी साहब को और धनुष को। वाजपेयी साहब की जो मूवी थी उसका नाम था भोसले हिंदी में, और तमिल मूवी असुरन, याद रखिएगा ASURAN, तमिल मूवी असुरन, इसके लिए धनुष को दिया गया है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल, बेस्ट एसएमएस फिल्म इन द 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। चलिए, बेस्ट एसएमएस फिल्म का नाम बताना है। बेस्ट एसएमएस फिल्म इन द नेशनल 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। जल्दी, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, और बट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल तो कॉमन है लेकिन आंसर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से जल्द आंसर बताइए इसका क्या है। आमिस क्या है बेटा? अजीत जी ने शेयर नहीं किया बेटा। अजीत जी शेयर करते ना, यहाँ शेयर का ऑप्शन चला था, जो शेयर का उसका ऑप्शन था। मामूनी ने भी नहीं किया, गंदा बच्चा। जल्दी 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 जल्दी। राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज, चलिए लगभग सही आंसर आ रहा है। द राइट आंसर इज रोनुआ। रोनुआ, राइट आंसर इज रोनुआ, RONUWA। रोनुआ, रोनुआ इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने आंसर सही दिया बिल्कुल सही है। रोनुआ, who never surrender. Ronuwa, who never surrender, awarded the best Assamese film in 67। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि एसएससी ने 2571 वैकेंसीज निकाली है सीटीजीडी के लिए, ठीक है ना। और ये जो है बेसिकली यहाँ से बच्चे क्या होते हैं ना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, इन सबों में जाते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों को, दैट मींस नॉट लास्ट ईयर, लास्ट वैकेंसी में हम लोगों को 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट मिले थे, और उस 50 स्टूडेंट्स में 32 का जॉब हुआ था, ठीक है। बच्चे तो 39 क्लियर किए थे, लेकिन 6 बच्चों का मेडिकल रिजेक्ट हो गया था, इसी कारण से 33 का सिलेक्शन हुआ टोटल। आप अगर मेरे पेज पे जाएंगे तो उनके फोटोज आपको दिख जाएंगे। इस साल फिर वैकेंसी आ चुकी है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो जो भी बच्चे या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके जानने वाले या फिर आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तैयारी करना चाहता है एसएससी सीटीजीडी की, स्पेशलाइज तैयारी करना चाहता है, वो डाइट में कंसल्ट करे, हम लोग उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे,
जो रिजल्ट हमने दिया है 78% रिजल्ट मामूली रिजल्ट नहीं होती है। अगर 50 बच्चों को पढ़ा के मैं 78 का नौकरी अगर 39 का अगर रिजल्ट में क्रैक कराता हूँ, दैट मींस की डाइट बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को बताइए कि कोचिंग सेंटर्स के लिए वो हमारे पास आ जाए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है ना, याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन डे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ डेडिकेटेड प्रोग्राम, ठीक है ना। इंटरनेशनल वुमेन डे पे महिलाओं के लिए HDFC ने एक डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, आपको उसका नाम बताना है। HDFC बैंक ने इंटरनेशनल वुमेन डे पे महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, आपको उसका नाम बताना है जल्दी। HDFC ने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम लग रहा है ये आंसर देने में आप लोगों को, कॉमन सवाल है। आंसर नहीं आ रहा है इस सवाल के, क्या हुआ? सवाल टफ है क्या जी? सवाल टफ है क्या? आंसर नहीं आ रहा है? चलो पता चल गया, टफ सवाल है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ना, टफ क्वेश्चन है। तो देता हूं आंसर इसका। द राइट आंसर इज स्मार्टअप उन्नति, याद रखिएगा स्मार्टअप उन्नति इंटरनेशनल वुमेन डे पे HDFC बैंक ने महिलाओं के लिए एक नया प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्टअप उन्नति। वेरी गुड रूबी प्रसाद, आपका सही आंसर है रूबी प्रसाद, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which movie is the winner of 66th Filmfare Award 2021? 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की विनर कौन है? Which movie is winner of 66th Filmfare Award 2021? चलिए जल्दी, Which movie is winner of 66th Filmfare Award 2021? 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड की विनर कौन है? जल्दी से फास्ट। आज जवाब बहुत कम आ रहे हैं बेटा। पहले देखिए आप लोगों को सिलेबस बताया जाता है पहले कि क्या हम लोग पूछने वाले हैं, और उस समय अगर आप लोग तैयारी नहीं करके आते हो तो दुख लगता है। इसका मतलब यह है कि मेहनत मैं करता हूँ, आप लोग मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप मे का अगर मार्क के आप लोग पढ़ के आते तो कभी भी दिक्कत नहीं होता। विच मूवी इज द विनर ऑफ 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021? जल्दी। ओके, इसके पहले वाला सवाल में एक आंसर आया, वो भी जब मैंने आंसर दिया उसके बाद। चलिए थप्पड़, थप्पड़ आ रहा है, ये देखते हैं आंसर क्या है। द राइट आंसर इज थप्पड़। नो जस्ट अ स्लैप देन थप्पड़, बट इतनी सी बात। बेसिकली ये एक मूवी ऐसी है जिसमें हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ को चाटा मारा है और उस चाटे के आधार पे, थप्पड़ के आधार पे वाइफ ने डाइवोर्स लिया है। पूरी कहानी इसी बात पे बुनी गई है कि महिलाओं का जो आत्मसम्मान है उस आत्मसम्मान को बचा के रखना है। तो कभी भी दैट मींस कि घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में ये मूवी बनाई गई है और बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, थप्पड़। ठीक है, तो दैट्स गुड, अच्छी मूवी है थप्पड़।
Which organization has published World Happiness Report 2021? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 पब्लिश जिसने किया है? Which organization has published World Happiness Report 2021? जल्दी। Which organizations, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो है वो पब्लिश किया है? जल्दी से बताइए, फास्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रणव, इतना शॉर्ट आंसर से काम नहीं चलेगा। यूएन बोलने से तो यूएन में तो बहुत इकाई है। सही आंसर दीजिए प्रणव बाबू। यूएन की तो बहुत इकाइयां हैं, एक दो इकाई हैं। आप खाली यूएन बोल दीजिएगा, काम चल जाएगा। नहीं होगा बेटा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर इज यूएन। तो ठीक ही था बेटा, यूएन ठीक था, लेकिन उसके साथ जो इकाई है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है ना। यूएन की ये इकाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो देती है। बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देती है कि उस शहर में, उस गांव में लोग जो है, उस देश में, कंट्री में लोग जो है वो कितने हैप्पी हैं, उसको लेके ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है, ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो भी। आप मेरे फेसबुक पेज समीर सर, सॉरी यूट्यूब पेज समीर सर आसाम पे जाके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूरा वीडियो देख सकते हैं। समीर सर आसाम मेरा यूट्यूब जो पेज है उस पर जाके आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में आप फुल नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। आइए अगला सवाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड दैट इट हैज इंक्लूडेड व्हिच बैंक इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीमेंट। बेसिकली कहानी क्या समझ लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गलती हो गया, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ने एक बैंक को, एक ऐसी बैंक नाम ही बताऊंगा वही आपको बताना है, एक बैंक को इस बार शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में क्या किया है, अपने डाला है। सेकंड शेड्यूल में बैंक आने के बाद ना बैंक शेड्यूल बैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किस बैंक को उसने सेकंड शेड्यूल में डाला है। आरबीआई ने किस बैंक को सेकंड शेड्यूल में डाला है, ठीक है ना। आरबीआई ने किस बैंक को सेकंड शेड्यूल में डाला है, जल्दी। ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में थी वो कंपनी, किसको सेकंड शेड्यूल में डाला है? दिस इज माय क्वेश्चन। किस बैंक को रिसेंटली आरबीआई ने अपने सेकंड शेड्यूल में डाल के शेड्यूल्ड बैंक बनाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए। किस बैंक को आरबीआई ने सेकंड शेड्यूल में डाल के शेड्यूल्ड बैंक बना दिया, ठीक है ना। चलो आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो लोचा है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताता हूँ। नॉट यस बैंक, यस बैंक ऑलरेडी है, शेड्यूल बैंक में है, यस बैंक पहले से है। यस बैंक गलत आंसर है, यस बैंक तो पहले से है। चलो और कोई, चलो हिंट देता हूं, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक है। चलो इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक पता है, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक है। ओके चलो, तो आंसर नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ आंसर क्या है। आंसर इज फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जो है इसको आरबीआई ने क्या किया, शेड्यूल बैंक के श्रेणी में ला दिया। फिनो पेमेंट बैंक क्या है, तो पेमेंट बैंक क्या है ये समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, कुछ बैंकों को, नॉट यूबीआई, यूबीआई ऑलरेडी शेड्यूल बैंक है, उसका तो नेशनलाइजेशन आपका 1969 में हुआ था। आरबीआई ने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, नॉट आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया कि छोटे छोटे बैंकों को, जो उन लोगों को बोला कि आप चाहें तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या किया, उसने एप्लीकेशन मांगे पूरे इंडिया से और कुछ क्राइटेरिया रखा, 500 करोड़ रुपए आपका फेडरल कैपिटल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखा और क्राइटेरिया रख के उन्होंने एप्लीकेशन मांगी। अप्रोक्सीमेट 41 एप्लीकेशन जो है वो बैंक ओपन करने के लिए आरबीआई के पास जमा हुआ। देन आरबीआई ने क्या किया, उस 41 बैंकों को स्क्रूटनी किया, जज किया और 11 बैंकों को अप्रूवल दिया कि दे कैन स्टार्ट दियर पेमेंट बैंक, ठीक है ना, पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका एनएसडीएल है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, देन आदित्य बिरला पेमेंट बैंक था, नूवो पेमेंट बैंक था, ठीक है ना, जियो पेमेंट बैंक था, फिनो पेमेंट बैंक था, ओके 8 हो गया। इसके अलावा चोलम पेमेंट बैंक था, देन बिग बाजार नहीं, चोलम था और टोटल 11 बैंक थे। तो 11 बैंकों को अप्रूवल दिया गया, दे कैन स्टार्ट दियर बैंकिंग सर्विसेज। कुछ ने बैंकिंग सर्विसेज शुरू भी की, लेकिन मार्केट कंपटीशन के साथ वो टिक नहीं पाए, कारण कि पेमेंट बैंक को ये बोला गया कि आप ना रूरल इलाके में ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि शहरी इलाके में क्या थे कि जो शेड्यूल्ड बैंक थे वो काम कर रहे थे, नेशनलाइज्ड बैंक वो काम कर रहे थे, प्राइवेट बैंक वो काम कर रहे थे, तो उनके लिए एक मार्केट दिया गया कि आप रूरल इलाके में ज्यादा काम कीजिए। और वहां पे क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना वो फेलियर हो गई, ठीक है। सस्टेन कौन किया बेटा, एयरटेल पेमेंट बैंक सस्टेन कर गया, पेटीएम ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी वो सस्टेन कर गई, फिनो पेमेंट बैंक जो है ये सस्टेन कर गई। तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो अभी शेड्यूल बैंक की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट, The National Payment Corporation of India (NPCI), the umbrella entity of digital payment in India, has launched a new application named on Bhim UPI, which will act as a grievances redressal mechanism for the user of the Bhim application। कहने का मतलब ये है कि NPCI ने शायद नहीं कुछ इशू है बेटा, एनपीसीआई ने भीम यूपीआई में ग्रीवेंसेस रिडर्सल के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया, ठीक है ना। आपको बताना है कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो भीम यूपीआई पे लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रुपए और भीम, दैट मींस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका एजेंसी है, ठीक है ना, जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस को देखती है। तो उन्होंने क्या किया है, भीम यूपीआई, ठीक है ना, भीम यूपीआई पे रिड्रेसल, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को डेवलप किया है यूजर्स के लिए। आपको उसका नाम बताना है जल्दी। यूएनआई कार्बन कार्ड, यूएनआई कार्बन कार्ड बेटा न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन, लॉन्च न्यू एप्लीकेशन। आप आंसर बोल रहे हो, कोई और क्वेश्चन का आंसर? मैं पूछ रहा हूँ एप्लीकेशन का नाम बताना आपको रणवीर। जल्दी। National Payment Corporation of India, the umbrella entity of Digital Payment India, has launched a new application named Dash on Bhim UPI, which will act as a grievances redressal mechanism for the user of Bhim application। Very good, सही, अजीत जी बिल्कुल सही आंसर। The answer is UPI Health। The right answer is UPI Health है, ये जो है सही आंसर है। बेसिकली भीम पे इसको लागू किया गया है, UPI Health। ओके
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when is इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल पूछा था इसको लेकर, चलिए बताइए इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? महिलाओं से ये सवाल अपेक्षित है, तो अगर महिलाएं जवाब देंगी तो मजा आएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? महिलाओं से ये सवाल अपेक्षित है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी 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 जल्दी, आज आंसर कम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। द राइट आंसर इज 8 मार्च, बिल्कुल सही, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैव स्टार्टेड that the central government is working to develop a portal called Dash for Information Dissemination and the Hand Holding and Registration of the Domestic Investor। कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आगे लाने के लिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक पोर्टल डेवलप किया है। आपको उस पोर्टल का नाम बताना है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको और अधिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ। आपको बताना है कि वो पोर्टल का नाम क्या है, किस पोर्टल से ये काम हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। आंसर पोर्टल का नाम। इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसका नाम बताना है, जिसको डेवलप तुरंत अभी हाल ही में मार्च में डेवलप किया गया। आंसर तो नहीं आ रहा बेटा। चलिए आइए देखते हैं। द राइट आंसर इज आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, ये आपका राइट आंसर है। तो बहुत कम लोगों का आंसर यहाँ पे आया था, ठीक है ना। द राइट आंसर इज आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। इसका मतलब ये है कि बच्चों आप लोग पढ़ाई घर पे नहीं करते, क्योंकि अगर आप घर पे पढ़ाई करोगे तो मेरे सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ा होता उनको जवाब मिल गया होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपने पढ़ाई नहीं किया। Who is the first serving MP to the appointed as captain in the territorial army? याद रखिएगा, Who is the first serving MP? कौन से ऐसे MP हैं, फर्स्ट सर्विंग MP हैं, जिनको टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? टेरिटोरियल आर्मी होती है कि जो आम पब्लिक होता है ना, उन लोगों को तैयार किया जाता है युद्ध के लिए। बेसिकली उनकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है, एग्जाम होता है, ट्रेनिंग होता है, और युद्ध के समय उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें भी सिपाही से लेकर कैप्टन पोस्ट तक के बहुत लोग होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे सर्विंग एमपी है जिनको एज अ कैप्टन टेरिटोरियल आर्मी का अपने नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में इसकी ऑफिस है। शिलोंग में इसका बहाली होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात मैं करूं तो फास्ट, चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। चलिए द आंसर अनुराग ठाकुर। चलिए आंसर आ रहा है अनुराग ठाकुर। द राइट आंसर इज अनुराग ठाकुर, जिनको कैप्टन अपॉइंट किया गया। अनुराग ठाकुर अभी और किस पोस्ट पे हैं? एमपी तो है ही, यूनियन मिनिस्टर भी हैं। किस पोस्ट पे यूनियन मिनिस्टर है बताइए एक बार।
अनुराग ठाकुर किस पोस्ट पे यूनियन मिनिस्टर है, जल्दी बताइए। अनुराग ठाकुर अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, किस पोस्ट पे हैं? जल्दी। वेरी गुड, स्पोर्ट्स, यस, स्पोर्ट्स यूथ एंड वेलफेयर करके जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब अजीत जी, सही जवाब प्रणव। आइए आप लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते हो, इसके बारे में ध्यान देना होगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी त्रिसुकिया में एक ऐसा प्रयास किया गया है, फोकस आईएएस करके कोचिंग हमारी जो है वो ऐसा प्रयास है जो बच्चों को विंग्स दे रहा होने के लिए, और इसमें अगर आपका साथ नहीं होगा ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको पता है, दिल्ली से पटना से फैकल्टी बुला के हम लोग पढ़वा रहे हैं, खुद इवन मैं खुद आपको 2-2 पेपर पढ़ा रहा हूँ, तो प्रयास हम लोगों का चल रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, सॉरी नॉट आपके बच्चे, अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको इसको प्रमोट करना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर साइंस सेंटर, याद रखिएगा, उदयपुर साइंस सेंटर at Udaipur, the National Council of Science Museum has now set up science center in which state? किस स्टेट में? सिंपल सा सवाल है कि उदयपुर साइंस सेंटर जो है वो किस स्टेट में डाला गया है, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा लिखता हूं क्योंकि आपको आइडिया हो जाए, यूपीएससी लेवल और एपीएससी लेवल का आइडिया हो जाए कि उदयपुर साइंस सेंटर किसने बनाया भैया? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने बनाया। इसको याद रखना है यूपीएससी और एपीएससी के व्यू से कि उदयपुर साइंस सेंटर जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने बनाया, सेटअप किया। 6 करोड़ की लागत है इसको बनाने में। अब ये किस स्टेट में है आपको ये बताना है, किस स्टेट में बनाया गया है। द क्वेश्चन इज दैट किस स्टेट में इसको बनाया गया है। उदयपुर साइंस सेंटर जो एनसीएसएम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने सेटअप किया है, किस स्टेट में बनाया गया? जल्दी फास्ट। श्योर बोलिए जी श्योर बोलिए। बेटा उदयपुर है तो राजस्थान होगा ना? वाह प्रणव दिमाग है लेकिन उदयपुर है तो राजस्थान होगा। त्रिपुरा आंसर है, त्रिपुरा का राइट आंसर। त्रिपुरा में सेटअप किया जा रहा है ये साइंस सेंटर 6 करोड़ रुपए का, और स्टेट है त्रिपुरा में इसको सेटअप किया जा रहा है। 6 करोड़ की लागत है ये, और 6 करोड़ लागत से बना है। नहीं बेटा राजस्थान नहीं है मामूनी, त्रिपुरा इज राइट आंसर। त्रिपुरा में उदयपुर साइंस, उदयपुर राजस्थान में भी है, त्रिपुरा में भी है, जरूरी थोड़ी कि राजस्थान वाले पे ही बनेगा। त्रिपुरा इज राइट आंसर, यस वेरी गुड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा, Which Indian company is one of the 2 Indian companies to be recognized by the Global Lighthouse Network? याद रखिएगा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। कौन सी भारतीय कंपनी है जो ग्लोबल, बेसिकली ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स का ये नेटवर्क है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। तो कौन सी भारतीय कंपनी है, ठीक है ना? इंडिया से 2 कंपनियां हैं जिनको WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में डाला गया है। तो आपको बताना है कि इंडिया की दूसरी कंपनी कौन है, ठीक है ना? अच्छा इसमें दोनों कंपनी का नाम बताओ, इंडिया की पहली कंपनी कौन है और दूसरी कंपनी कौन है जिसको ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में डाला गया। चलिए, इंडिया से 2 कंपनियों को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में डाला गया है। इस साल मार्च में दूसरी कंपनी को डाला गया है, पहली कंपनी पहले डाली गई थी, बहुत पहले डाली गई थी। आपको बताना है कि दोनों कंपनी का नाम बताइए। सवाल में नहीं पूछा कि आप दोनों कंपनी का नाम बताइए। जल्दी, वैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आईटी की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आईटी की कंपनी है, और ये लाइट हाउस नेटवर्क की बात हो रही है, मतलब बिजली की बात हो रही है। टीसीएस तो नहीं होगा बेटा, ये तो कंफर्म है।
जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। एनटीपीसी नहीं है बेटा, दोनों कंपनी का नाम बताना है। पहली कंपनी कौन है, दूसरी कंपनी कौन है? एनटीपीसी नहीं है सागर प्रसाद जी। प्रणव बेटा अडानी भी नहीं है। बिकिसा रिन्यू पावर। चलो आंसर तो आया। पहला है टाटा स्टील कलिंगा। कलिंगा नगर करके एक जगह है, वहां टाटा स्टील की कंपनी है। तो पहले स्थान पे वो है, फर्स्ट कंपनी वो है जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में है। और सेकेंड वन इज न्यू पावर, याद रखिएगा रिन्यू पावर, ठीक है। टीएसपी टाटा स्टील कलिंगा। ओके, तो ये दो कंपनियां हैं जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में डाला गया है। रिन्यू पावर इस साल आया है, इसलिए ये न्यूज में है। अब इस साल आया तो मैंने आपको पहले का बता दिया। टाटा स्टील कलिंगा नगर करके है जगह का नाम, ठीक है ना, उड़ीसा की है वो। आई अगला सवाल। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल concealed hat from Assam which is made from the tightly woven bamboo and a cane of tokupart, a type of large palm leaf। आपको बताना है कि असम का वो ट्रेडिशनल कोनिकल हैट का क्या नाम है जो बम्बू से, ठीक है ना, टाइटली वुवन बम्बू और टोकुपाट से बनता है, ठीक है ना। टोकुपाट शायद एक लार्ज पाम लीफ है। चलो आंसर तो इसका आ रहा है सही। चिंफी कहां से बेटा, इसमें से एक भी सवाल का आंसर तुम्हारे नहीं दिया। द आंसर इज झापी, राइट आंसर झापी, बिल्कुल सही जवाब है, झापी इज द आंसर। ओके, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लैक रिवॉल्यूशन किस से रिलेटेड है बताइए। ब्लैक रिवॉल्यूशन किस सामान से, किस प्रयोग की जाने वाली सामान से रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लैक रिवॉल्यूशन ओके, कोई बात नहीं, कॉमन क्वेश्चन भी पूछते जिसको जवाब दे सकते थे, जैसे थप्पड़ का जवाब दे सकते थे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यास से डर लगता है, ठीक है। और उसी थप्पड़ से थप्पड़ लग गया। सलमान खान की एक मूवी आई, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यास से डर लगता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, चलो आंसर पेट्रोलियम, दो आंसर आया है। ब्लैक काला आदमी, देखो हम ब्लैक टी शर्ट पहना है तो मुझसे रिलेटेड हो सकता है। चलो द राइट आंसर इज पेट्रोलियम, बिल्कुल सही जवाब, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, नॉट पेट्रोल बेटा, पेट्रोलियम। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल। ओ माय गॉड, तो मुझे लगता है कि यस क्वेश्चन आज के खत्म, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। तकरीबन 24-25 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ, 1 घंटा का समय आज बीत गया। और हम लोग कल मैथ और रीजनिंग के साथ लाइव आएंगे। मैथ और रीजनिंग कल हम लोग दिन में डिस्कस करेंगे, तो 2-3 घंटे 4 घंटे क्लासेस चलेगा, जिसको आने की इच्छा हो के आइएगा। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे आज ही व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने होते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अगर क्वेश्चन आपके पास जो भी हैं उसको अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रेडी करके रखा हुआ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं जो क्लासेस कर रहे हैं, तो उनका कंप्यूटर का भी क्लास है,
और कल उनका टेस्ट भी है, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, थोड़ा सा कल प्रॉब्लम हो सकता है और मैं डिफरेंट टाइम्स पे टेस्ट को ओपन करते रहूंगा। साथ ही यूपीएससी और आईएएस के जो बच्चे हैं उनका भी कल टेस्ट है, तो वो भी रेडी रहेंगे कल टेस्ट के लिए। और बैंकिंग वाले बच्चे जो है थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, आज कम बच्चे आए थे, गलत बात है, ठीक है। चलिए, एसएससी का वैकेंसी आ चुका है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कीजिए आप लोग और अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी की वैकेंसी आई है और यहाँ आके प्रोसेस स्टार्ट करें। मिलते हैं फिर कल। टाइम यही नहीं रहेगा, टाइम कोई और रहेगा, लाइव मैं फेसबुक पर अनाउंस कर दूंगा और एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय असम। दिन में